Hello all of you. Welcome again to our channel. मैं अक्षय अग्रवाल और थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लासेस, माय वीडियो। उस पर लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से वो जरूर आपको काम आ रहे होंगे और निश्चित ही वो आपको अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्पफुल होंगे। हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जो टेस्ट पेपर पहला कराना शुरू किया था उसमें 100 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं अपने पिछले 4 लेक्चर्स में। अब हम उस टेस्ट पेपर को आज फिनिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो, आपका समय भी बचे। उसका ध्यान रखते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लासेस। पहले क्लास से शुरू करते हैं हम आज पहले क्वेश्चन से। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन बड़ा साधारण सा है, फिर भी कभी कभी गलत हो जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोगों की आवश्यकता पड़ती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 अलाउड है। पब्लिक के लिए मिनिमम 7 पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट डिसाइड नहीं की गई है कंपनीज एक्ट द्वारा। डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जो अधिकतम 15 तक भी हो सकते हैं। और अगर कंपनी एक जनरल मीटिंग बुलाकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो 15 से भी अधिक उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्राइवेट कंपनी के लिए जो डायरेक्टर्स की मिनिमम संख्या है वो 2 है और जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें एक फीमेल डायरेक्टर होना चाहिए, या जिस कंपनी की भी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ऊपर है या जिनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ऊपर है, उनको भी एक फीमेल डायरेक्टर रखना आवश्यक है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें कम से कम एक डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यानी कि वो पिछले बीते हुए वित्त वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बने, उसको आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ते हैं। किस प्रकार के पार्टनर का संबंध फर्म द्वारा जनता से छुपा के रखा जाता है। नाम से ही पता लग रहा है, सीक्रेट पार्टनर, जिसका पैसा भी लगा होता है, जो प्रॉफिट में हिस्सा भी ले रहा होता है, लेकिन जिसका कनेक्शन एज अ पार्टनर फर्म से है, ऐसा बाहर के लोगों से बताया नहीं जाता है। एक्टिव पार्टनर पूरी तरह से पार्टनर है, जो काम भी देखता है, पैसा लगाता है। स्लीपिंग पार्टनर वो है जो पैसा तो लगाया है, हिस्सा भी ले रहा है, लेकिन वो एक्टिवली काम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नॉमिनल पार्टनर जो नाम मात्र का, यानी वो पार्टनर जिसने पैसा भी नहीं लगाया है, जिसने सिर्फ अपना नाम फर्म के लोगों को दिया है कि आप मेरा नाम एज अ पार्टनर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसकी इजाजत देता हूं, ताकि उस पार्टनर के नाम का आप इस्तेमाल करके फर्म की गुडविल को बढ़ा सकें और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। कोई नॉमिनल पार्टनर न तो किसी एसेट में हिस्सेदार होता है, न ये प्रॉफिट पाता है, न तो इसने कोई पूंजी लगाई है, लेकिन इसके नाम को इस्तेमाल करने के चलते अगर किसी थर्ड पार्टी ने फर्म को कोई गुड्स बेचा है, लोन दिया है, फर्म उसका पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो वो नॉमिनल पार्टनर को भी इसके लिए लायबल बना सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। The principle which state that anticipate no profit but provide for all possible losses, लाभ का अनुमान न करें, संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें, इसके लिए होता है कंजर्वेटिज्म, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रूडेंस भी जिसको बोलते हैं, प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस, यानी
लाभ को तब तक हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक कि वाकई में हो न जाए, लेकिन हानियों के लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाते हैं, वो इसी प्रिंसिपल के कारण हम बनाते हैं कि हानियों को हम पहले से अंदाजा लगा करके रखेंगे। लाभ जब तक नहीं हो जाता हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में से विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है उस दाम पर हम अपने अकाउंट्स में लिखते हैं। वो इसी प्रिंसिपल के कारण, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, वो है कंजर्वेटिज्म, ताकि हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में से जो कम है वो लिखें ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कम करके आए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एडमिशन के समय नए पार्टनर के जो हमारी बैलेंस शीट में संचित लाभ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, फ्री रिजर्व जो होते हैं उसका क्या करते हैं? ऑब्वियसली उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। जब तक कि कोई खास अलग से एग्रीमेंट के बारे में जिक्र न किया गया हो तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। नए पार्टनर का उससे लेना देना नहीं होता, ये पूंजी खाता है ओल्ड रेशियो में। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, ऋण पत्र धारक, वो कंपनी से कैसे संबंधित होते हैं? मैनेजर ओनर का सवाल ही नहीं उठता। ओनर होते हैं शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। कंपनी के डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी को कर्ज दिया है। डिवेंचर बेचने का मतलब कंपनी ने उतना रुपया कर्ज लिया है डिवेंचर होल्डर से, जिस पर कंपनी समय समय पे एक निश्चित दर से ब्याज देगी और एक तय समय के बाद कंपनी पैसा वापस भी कर सकती है। अगर वो इररिडीमेबल डिवेंचर है तो कंपनी वाइंड अप के समय ही पैसा लौटाएगी, अन्यथा कंपनी उसका पैसा लौटा भी सकती है। वो कंपनी के लिए क्रेडिटर, लेनदार या कर्जदाता होते हैं। उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो। इसके बाद इसमें से कौन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, जो एक परिचालन व्यय नहीं है? देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस व्यापार के लिए वो होता है जो नॉर्मल बिजनेस के लिए वेजेस देना, सैलरी देना, रेंट देना, कमीशन देना, ट्रेवलिंग, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन जो आपने पैसा ब्याज पर लेके फर्म में लगाया है उसका ब्याज को अकाउंट्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं मानते हैं। यहां तक कि डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? तो यस, वो बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको लेके कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की श्रेणी में नहीं आता। ये रेंट कमीशन, वेजेस, सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब साधारण व्यवसाय के खर्च हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। इसमें से कौन करेंट लायबिलिटी नहीं है? देखिए, ये तो है, क्रेडिटर्स भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, डिवेंचर्स नहीं है। डिवेंचर्स करेंट लायबिलिटी तभी होंगे जब ये लिखा होगा कि इनका रिडम्पशन यानी भुगतान 12 महीने के अंदर करना है। जिस भी लायबिलिटी का भुगतान बैलेंस शीट बनाने की तिथि से 12 महीने के अंदर करना है उसको करेंट लायबिलिटी बोलते हैं, अन्यथा वो नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाती है। 10% डिवेंचर का मतलब हुआ कि इस पर सालाना 10% की दर से ब्याज डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के संग भी परसेंटेज लिखा होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो डिविडेंड होता है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड अगर मिलता है तो फिक्स रेट से मिलता है। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्म के डिसॉल्यूशन पर जो पार्टनर का लोन है, मतलब जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उसका भुगतान कब किया जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बाद या पार्टनर्स की कैपिटल के बाद
बिफोर बैंक लोन या बिफोर एक्सटर्नल लायबिलिटी? तो देखिए, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, बाहरी देनदारियां, उसको देने के बाद ही पार्टनर के लोन का भुगतान होगा। बैंक लोन भी इसी में आ जाता है। बैंक लोन भी बाहरी देनदारी है, उसका भुगतान करने के बाद पार्टनर के लोन का भुगतान होगा। उसके बाद पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस है उसका भुगतान होगा। तो इसका आंसर है ए, बाहरी देनदारियों के बाद। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सी कैपिटल जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें दिखाई जाती है? कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम को कंपनी का चार्टर भी बोलते हैं, प्राइम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मेमोरेंडम से महत्वपूर्ण कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस या 6 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें एक होता है कैपिटल क्लॉज। उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी होती है, जिसको कि रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अनुमोदित पूंजी ये कंपनी के मेमोरेंडम में होती है। बाकी इशूड, सब्सक्राइब ये सब मेमोरेंडम में नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो AS3 के तहत बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो किस बेसिस पर बनता है? एक्रूअल बेसिस पर नहीं बनता, कैश बेसिस पर बनता है। एक्रूअल बेसिस पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब हमारे एक्रूअल बेसिस पर बनते हैं। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए होता है। इसके बाद आते हैं कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन से संबंधित है। देखिए, डेप्रिसिएशन से संबंधित है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। आप ध्यान से देखिएगा, इन सारे को आपको रिव्यू करना है। ये कैश फ्लो से स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है। आप जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आने को उसमें से कोई भी आ सकता है, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको ध्यान से देखनी है। इसका उत्तर है AS6। अगले पर बढ़ते हैं, इसमें से कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में नहीं आता? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो या तो एसेट्स को बढ़ाता है या लायबिलिटी को घटाता है। मशीन को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन पर या किसी भी एसेट को खरीदने से लेके इस्तेमाल करने तक का सारा खर्च उसी एसेट में जुड़ जाता है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपने लैंड बिल्डिंग खरीदी, उस पर जो भी लीगल एक्सपेंसेस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वो सब उसी की कीमत में जुड़ते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मशीन का रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये ना तो एसेट को बढ़ा रहा है ना तो लायबिलिटी को घटा रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर लिखा होता कि आपने पुरानी मशीन खरीदी और इस्तेमाल करने से पहले उसको रिपेयर कराया, तो वो भी मशीन में जुड़ते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आ जाता। ऐसा है नहीं। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसमें से कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी ज्ञात करना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, सॉल्वेंसी बताना, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उद्देश्य होता है। कंपनी की गुडविल के बारे में, फर्म की गुडविल के बारे में जानकारी देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इसका उत्तर है डी। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, 114 पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाए जाते हैं? मिडिल में नहीं बनाते, आवश्यकता के अनुसार भी नहीं, बिगिनिंग में भी नहीं, एट द एंड। हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में, जो अब भारत में 31 मार्च निर्धारित किया गया है हर तरीके की संस्था के लिए। तो इसका उत्तर है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटेंजिबल एसेट? अमूर्त संपत्ति वो होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता।
जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में एप्लीकेशंस, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इंटेंजिबल हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर है गुडविल। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब टेंजिबल एसेट हैं। देखिए, कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है कि क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट है? बिल्कुल नहीं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट जरूर है, लेकिन वो रियल एसेट है। मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर की तरह से गुडविल भी रियल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, वो अलग होता है। लेकिन गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ये सत्य है। इसका उत्तर है गुडविल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में करंट एसेट में किसको शामिल किया जाता है? देखिए, फर्नीचर तो नॉन करंट एसेट है, गुडविल भी नॉन करंट एसेट है, और अब इन दोनों पर आते हैं लूज टूल्स और सन्ड्री डेटर्स। कंपनी की बैलेंस शीट में लूज टूल्स को इन्वेंट्रीज में शामिल किया जाता है। तो करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स आते हैं, विविध देनदारियां। ये हमारी सन्ड्री डेटर्स जो है ये हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। इसके बाद है अनपेड एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? अनपेड एक्सपेंस हमारी करंट लाइबिलिटीज है, यहां पे गलत लिखा हुआ है। अनपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट लाइबिलिटी है, करंट एसेट्स नहीं है। इसका उत्तर बी होगा, करंट लाइबिलिटी। ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी दिए नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब इसके उदाहरण है। इसका उत्तर होगा करंट लायबिलिटीज, चालू देनदारियां। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डिविडेंड इज पेड ऑन। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, इक्विटी वालों को भी, प्रेफरेंस वालों को भी। कौन सी कैपिटल पर मिलता है? पेड अप कैपिटल पर। अगर उन्होंने 10 रुपए में से 8 ही का भुगतान किया है तो 8 पर ही उनको डिविडेंड देंगे। ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इशूड से मतलब नहीं है। पेड अप जो चुकता पूंजी है, जो आपने एज अ शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट किया है, सिर्फ उसी पर डिविडेंड दिया जाएगा। इसका उत्तर है सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग। बैलेंस शीट क्या शो करता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, assets and liabilities, assets, liabilities and expenses, none of these। तो देखिए, इसका उत्तर है assets and liabilities। थोड़ी सी यहां पे मिसप्रिंट है। assets and liabilities को शो करता है, वो इनकम को, एक्सपेंडिचर को शो नहीं करता। एक तरफ लाइबिलिटीज होती है जो कैपिटल को इंक्लूड करती हैं, और एक तरफ एसेट्स होती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उत्तर है सी। अगले क्वेश्चन पर 20 नंबर। द पोर्शन ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब बट नॉट कॉल्ड अप। ऐसी कैपिटल का वो हिस्सा जो सब्सक्राइब तो कर लिया गया है लेकिन अभी कॉल्ड अप नहीं किया है। यानी 10 में से मान लेते हैं कंपनी ने 8 ही मांगा है, 2 अभी कंपनी कभी भी मांग सकती है, उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल यानी सब्सक्राइब का वो हिस्सा जो अभी कंपनी को मांगना बाकी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस जब तक शेयर री इशू नहीं हो जाते तब तक कहां दिखाया जाता है? इसका उत्तर है पेड अप कैपिटल में ऐड करके। ऑथराइज नहीं होता, सब्सक्राइब, रिजर्व एंड सरप्लस से मतलब नहीं है। कंपनी के फॉरफिटेड शेयर जब तक री इशू नहीं हो जाते, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो कंपनी की बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जल्दी से। कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी वो संभावित देनदारियां हैं जो देनदारियों में हकीकत में बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर
आपने कोई बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करा रखा है बैंक द्वारा, अगर एक्सेप्ट करने वाले ने उसका भुगतान कर दिया तब तो वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। उसने समय पे बिल को डिसऑनर कर दिया, भुगतान करने से मना कर दिया, तो उसका भुगतान आप द्वारा किया जाना है बैंक को, और ये आपके लिए लायबिलिटी बन सकती है। और उदाहरण है, कोई आपके ऊपर केस पेंडिंग है किसी तरह के डैमेजेस का, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, वो लायबिलिटी बन भी सकती है। उन सबको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, जिसको फुटनोट्स में दिखाते हैं, मेन बैलेंस शीट के टोटल में नहीं दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर लायबिलिटी। अगर करेंट एसेट्स ज्यादा है करेंट लायबिलिटी से, तो जो एक्सेस हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। इसका उत्तर है वर्किंग कैपिटल। करेंट रेशियो, तो करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी बोलते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड से इसका मतलब नहीं है, इसका उत्तर है वर्किंग कैपिटल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में किस हेडिंग में दिखाते हैं? साधारण सा प्रश्न है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं इसको हम लोग, जो भी जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है। आज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं, इसमें से कौन कैश इनफ्लो नहीं है? देखिए, शेयर आपने बेचा, निर्गमन किया, पैसा आएगा, ये है। डिवेंचर बेचा, ये भी इनफ्लो है। और आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, ये भी इनफ्लो है। मशीनरी खरीदना आउटफ्लो है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो मशीनरी की परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस करके दिखाई जाती है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस आइटम में दिखाया जाता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस आइटम में दिखाया जाता है। परचेज ऑफ मशीनरी आउटफ्लो माना जाता है। तो ये आज के 25 क्वेश्चन हुए, जल्दी जल्दी कराया मैंने, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे संभावित ज्यादातर हमने डिस्कस किया। ये पहला टेस्ट पेपर खत्म हो गया है, आप इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए। ये सिर्फ 125 क्वेश्चन नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप इससे और बना सकते हैं, जो ज्यादातर हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं वीडियो में अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूंगा, उस पर आप जाकर के बहुत सारे वैल्यूएबल नोट्स, टेस्ट पेपर्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर ये आप देख सकते हैं। और ये पहला टेस्ट पेपर मेरे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे व्यूज दिए हैं, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए धन्यवाद। और साथ में बने रहिए, हम लोग मिलकर जरूर इन सारे एग्जामों में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए।